हाँ, नमस्ते बच्चों। देखो, आज अपन लोग देखेंगे विद्युत वाहक बल और विभवांतर। विद्युत वाहक बल माने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, इसे कहते हैं ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ ऐसा भी लिखा रहता है, स्मॉल लेटर में भी लिखा रहता है। ठीक है, ईएमएफ माने ई एम और एफ, ईएमएफ ऐसा भी लिखा मिलेगा, ऐसा भी। इसे कहते हैं विद्युत वाहक बल और विभवांतर। तो जानते ही हो, पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों लगभग एक ही चीज हैं, लेकिन जरा सा अंतर है। विद्युत वाहक बल क्या है? विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? यह सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का उस समय का अंतर होता है जब सेल से कोई विद्युत धारा प्रवाहित ना हो रही हो। सेल में कोई विद्युत धारा प्रवाहित ना हो रही हो, माने सेल अभी अपनी माने इस स्थिति में है जैसे। तो इसका जो इसका जो विभव मापेंगे, इसका जो विभवांतर मापेंगे, उसको कहेंगे ईएमएफ। ठीक है, और जब इसे अगर हमने मान लो किसी सर्किट में लगा दिया, किसी भी रेडियो, घड़ी वगैरह किसी में डाल दिया, फिर उस समय उस दोनों विभव का जो अंतर होगा वो कहलाएगा पीडी, यानी विभवांतर। ठीक है, तो इनमें अंतर जो है वो अंतर पढ़ लेना, सरल है, कि फिजिक्स की चीजें तुम लोग भी जानते हो। विद्युत वाहक बल सेल के उस समय दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर होता है जब सेल से बाहरी परिपथ में कोई विद्युत धारा प्रवाहित ना हो रही हो। और विभवांतर जब यह दोनों इलेक्ट्रोडों के उस समय विभव का अंतर होता है जब सेल से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, बाहरी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो। तो ईएमएफ का मान अधिकतम होता है और विद्युत वाहक बल को उसका विभवांतर का मान अपेक्षाकृत से कम होता है। ठीक है, इसमें अंतर देख लेना। अब हम जो देख रहे हैं वो आज देख रहे हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? तो विद्युत रासायनिक श्रेणी की चर्चा अपन ने पहले वाली वीडियो में की थी, जब तुम लोगों को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ाया था, NH या SH। तो उस समय तुम्हें बताया था कि जो NH है यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है, उससे जोड़ करके वो अन्य तत्वों के इलेक्ट्रोड विभव के मान ज्ञात किए गए। माने ये जो मान आए, ये सब मान इन तत्वों की कैसे आए? NH से जोड़ करके। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जैसे लिथियम का इलेक्ट्रोड बनाकर उसको जोड़ा गया, तो उसका जो वोल्ट मीटर में लिया गया वो इतना है। इस तरह से ढेर सारे तत्व हैं यहाँ इनके बीच में, यहाँ इनके बीच में। हाइड्रोजन को एक बीचों बीच का मान लिया जाता है, ये हाइड्रोजन का होता है 0। फिर कॉपर है और यहाँ पर ढेर सारे तत्व हैं। इसी तरह जी इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं हैं, और सभी अभिक्रियाएं अपचयन अभिक्रियाएं हैं। इस कारण से इनके जितने जी मान निकाले गए, ये सब कहला है मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसे हम E0 से दर्शाते हैं। इसको हम E0 से दर्शाते हैं, ये सब E0 है। तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले माइनस में और हाइड्रोजन से नीचे वाले प्लस में, तो ये कहलाती है विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? तत्वों के मानक अपचयन विभव जो निकाले गए वे NH माने तत्वों को NH से जोड़ करके उन्हें के इलेक्ट्रोड विभव के मान ज्ञात किए गए। माने एक अर्ध सेल मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया NH, और दूसरा अर्ध सेल हो गया इनका, जिनका तुम्हें बनाना है। जैसे मान लो तुमने जिंक का बनाया, तो जिंक सल्फेट के विलयन में इसकी छड़ को डुबो दिया, तार से NH को और इसको जोड़ दिया। ठीक है, और लबड़ सेतु लगा दिया, तो इसका जो अपचयन विभव आया वो कितना आया? -0.76 आया E0। इसी तरह जैसे कॉपर का आया, जो तुम लोगों को वीडियो में समझाया गया था, प्लस का 0.34 वोल्ट, और जो हाइड्रोजन का है वो माना जाता है 0। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड विभव का मान, मानक अपचयन विभव का मान, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या माना गया? 0 माना गया। ठीक है, तो ये कहलाती है विद्युत रासायनिक श्रेणी। इससे हमें जल्दी मालूम पड़ जाता है कि हम किसको इलेक्ट्रोड विभव के रूप में लें। तो अगर इलेक्ट्रोड विभव के रूप में लें तो उस पर अपचयन की क्रिया होगी कि ऑक्सीजन की क्रिया होगी। ठीक है, जी कैसे फिट बैठेगा? माने एक चीज सारणी बन गई, और जी सारणी बढ़ती हुई
अपचयन विभव के क्रम में, माने -0 और फिर प्लस। ठीक है, तो इस सारणी की विशेषताएं भी हाइड्रोजन से जो ऊपर धातुएं आ रही हैं, ये धातुएं अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, और जो नीचे आ रही हैं वे अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती। दूसरी विशेषता, जो धातु पहले आती है वो बाद में आने वाली धातु को उसके लवण विलयन से अलग कर सकती है। ठीक है, अगर इस श्रेणी में हम ऊपर से नीचे की ओर आए तो ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है, और नीचे से ऊपर जाए तो अपचायक क्षमता बढ़ती है। यानी ऊपर से नीचे आने पर अपचायक क्षमता घटती है, ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। इस कारण से सारणी में सबसे नीचे फ्लोरीन है, यानी कि प्रबल ऑक्सीकारक होता है। लिथियम सबसे ऊपर है, यानी कि प्रबल अपचायक होता है। इनको याद रखना, लिथियम प्रबल अपचायक, फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक। तो ऐसी जो विशेषताएं हैं, तो एक जी अपनी किताब में इसको देख लेना, विद्युत रासायनिक श्रेणी को, और फिर इसकी विशेषताएं, उसके अनुप्रयोग पढ़ना, तो भी समझ में आती रहेगी। ठीक है, आ जाएंगे। तो ये कहलाती है विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसकी विशेषताएं हैं और इसके अनुप्रयोग, इसके द्वारा हम किसी भी सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं, बता सकते हैं कि देखो इसका इतना आएगा, क्योंकि हमारे पास जो मान है ना इसकी। ठीक है, तो इसकी पॉइंट पढ़ लेना, तो जो समझ में नहीं आए भी तुम लोग पूछ सकते हो। तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, अच्छा, अब अपन लोग पढ़ रहे हैं इस अध्याय में क्या, नरनस्ट समीकरण। अब जो हमें पढ़ना है विद्युत रासायनिक श्रेणी के बाद इसमें नरनस्ट जो समीकरण है वो पढ़ना है। ठीक है, तो नरनस्ट समीकरण क्या है इसको हम देखते हैं। जो एक नरनस्ट समीकरण, ये जो नरनस्ट नामक वैज्ञानिक हुए, इन्होंने इलेक्ट्रोड विभव पर इन्होंने बताया कि जब किसी धातु की छड़ को उस धातु के लवण विलयन में रखा जाता है तो छड़ और विलयन के बीच में एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इन्होंने इलेक्ट्रोड विभव पर धातु आयनों का सांद्रण और टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बीच में इन्होंने एक संबंध ज्ञात किया। इनका जी संबंध कहलाया नरनस्ट समीकरण। ठीक है, तो जी नरनस्ट समीकरण एक अर्धशैल अभिक्रिया के लिए है। एक ध्यान रखना, अर्धशैल, संपूर्ण अभिक्रिया के लिए नहीं, अर्धशैल अभिक्रिया के लिए। तो हम इसमें मान करके चल रहे हैं कि मान लो हमारी एक अपचयन अभिक्रिया है, एन इलेक्ट्रॉन एक्वस इसने ग्रहण की, तो एम सॉलिड में बदल गया। एक अपचयन अभिक्रिया है। इसके लिए नरनस्ट समीकरण क्या लिखा जाएगा? इसके लिए नरनस्ट समीकरण लिखा जाएगा ई एम एक्वस, अर्धशैल की लाइन, एम सॉलिड। अगर ए क्यू और एस लिख सको तो लिख सकते हैं, ए क्यू छोटे अक्षरों में, एस सॉलिड। नहीं लिखना हो तो चल जाएगा, बराबर ई जीरो एम एक्वस अर्धशैल एम सॉलिड प्लस आर टी अपॉन एन एफ लॉग ई, या तो लॉग ई लिख सकते हैं यहां पर, या फिर एल एन लिख सकते हैं, एल एन क्या, एम एक्वस अपॉन एम सॉलिड, इसका मोलर समीकरण। ठीक है, माने यहां पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कोई भी अर्धशैल अभिक्रिया अगर इस टाइप से हो रही है तो उसके लिए नरनस्ट समीकरण ऐसा लिखा जाएगा। इस चीज को तुम्हें याद रखना है कि अगर इस टाइप की अपचयन अभिक्रिया है तो उसको ऐसा उसका नरनस्ट समीकरण लिखा जाएगा। ये चीजें निश्चित हैं, ये थोड़ी सी याद रखना पड़ती है, जैसे आर टी अपॉन एन एफ लॉग ई। ठीक है, जी वाली जी चीजें। अब जैसे मान लो अगर हमने कहा कि एक अपचयन अभिक्रिया मान लो हमने जिंक वाली दी तुम्हें, फॉर एग्जाम्पल जेड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स Zn सॉलिड और जी एक्वस। तो ऐसे इसके लिए भी लिखा जाएगा कैसा, E
जेड एन एक्वस अर्ध सेल की लाइन जेड एन सॉलिड बराबर ई जी यू जेड एन एक्वस अर्ध सेल की लाइन जेड एन सॉलिड प्लस आर टी अपॉन एन एफ। अब एन माने त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो 2 लिख दो, एफ लिख दो, लॉग ई लिख दो या एल एन लिख सकते हैं। लॉग ई नहीं लिखना है यहां पर, तो चाहो तो एल एन लिख सकते हैं। और यहां पर कोई जेड एन प्लस 2 एक्वस अपॉन जेड एन सॉलिड। इस अपचयन जिंक की अपचयन अभिक्रिया के लिए नैनर समीकरण ऐसा लिखा जाएगा। अगर यहां पर कॉपर होता तो कॉपर हो जाता है यहां, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें याद रखना पड़ेगी कि अगर इस टाइप से अपचयन अभिक्रिया है तो उसके लिए ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। इसको अपन मिटा देते हैं, सीधे आती है। तो ये एक अपचयन अभिक्रिया है, इसके लिए नैनर समीकरण ऐसा लिखा जाएगा। यहां पर 2 चीजें विशेष तौर से ध्यान रखना। लॉग ई की जगह लॉग ई लिख सकते हैं, ये प्राकृतिक लॉग कहलाता है, ठीक है। या एल एन लिख सकते हैं, लॉग ई, या इसको एल एन लिख सकते हैं। तो इसका आधुनिक में मान होता है 2.303 लॉग 10। इसको याद रखना है। ये कहलाते हैं प्राकृतिक लॉग और ये कहलाता है आधुनिक लॉग। तो लॉग ई की जगह 2.303 लॉग 10 लिख सकते हैं, या एल एन लिखा है तो एल एन की जगह ये लिख सकते हैं, ठीक। दूसरे नंबर, अगर प्लस की जगह हम चाहे तो माइनस कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर माइनस कर दिया तो जी सॉलिड अवस्था ऊपर पहुंच जाएगी, एक्वस अवस्था नीचे आ जाएगी, ठीक है। माने अपचयित अवस्था ऊपर पहुंच जाएगी और ऑक्सीकृत अवस्था नीचे आ जाएगी, ये ध्यान रखना है। वो अगर प्लस कर रहे तो ऐसे ही लिख सकते हो, जैसे किताबों में मान लो यहाँ माइनस लिखा है तो एम सॉलिड ऊपर है और एक्वस नीचे, तो माइनस भी लिख सकते हो। अगर माइनस लिखो तो इसको ऊपर लिखना पड़ेगा, इसको नीचे। वो अगर प्लस लिख रहे तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक। इस अपचयन अभिक्रिया के लिए ऐसा लिखा जाएगा। अब इसमें धातु की जो एम सॉलिड है, धातु की जो इकाई है, तो उसको एक इकाई माना गया। तो एम सॉलिड की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। धातु की सक्रियता जो एक्टिविटी है वो इकाई ली जाती है, धातु की सक्रियता इकाई ली जाती है, तो इसकी जगह 1 लिख देंगे तो आ जाएगा एम एक्वस अर्ध सेल की लाइन एम सॉलिड बराबर ई जी यू एम एक्वस और एम सॉलिड प्लस क्या आर टी अपॉन एन एफ लॉग ई लिखना जरूरी है और एम प्लस एन एक्वस। तो इसको वर्गाकार कोष्टक में पट्टी में एम एस की जगह बन रखेंगे तो नीचे पट्टी में बन आ जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब आगे क्या करेंगे? अब इसमें तुम्हें बताना पड़ेगा कि log e बराबर 2.303 log 10, एक r बराबर सार्वत्रिक गैस नियतांक है, इसका मान 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, ठीक है। फिर T परम ताप है, इसका मान 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। F माने 1 फेराड यानी 96,500 कूलम। N त्यागी या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक। ये सभी मान, इसको मान लो हमने समीकरण 1 नाम दे दिया, इसको समीकरण 2। अगर ये सभी मान, ये पूरे मान उठा करके समीकरण 1 में रख दें, तो 1 में रखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? ये सभी मान रख दो तो आ जाएगा E
प्लस अर्ध सेल एम, ठीक, बराबर E0 एम एक्वस अर्ध सेल की लाइन एम सॉलिड प्लस, अब log E का मान इतना रख दिया तो आ गया कितना 2.303 बड़े R का मान 8.314, T का मान 298 बट N गुणे 96,500 और यहाँ पर लिख दू log 10 और M एक्वस, ये लिख दिया, ये मान रख दिया, ठीक है, ये इसमें मान रख दिया। मान रखने के बाद सीधा लिख देंगे हल करने पर, तो हल करने पर माने इन तीनों का गुणा करके वो 96,500 का अगर हम इसमें भाग दे दें तो आ जाएगा वही E एम एक्वस अर्ध सेल की लाइन एम सॉलिड बराबर E0 एम एक्वस अर्ध सेल की लाइन एम सॉलिड प्लस 0.0591 बट एन log 10 एम एक्वस। ये है नर नष्ट समीकरण। किसी भी अभिक्रिया के लिए हम नर नष्ट समीकरण इतना लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें समझने का काम ज्यादा नहीं है, इसमें ज्यादा काम है याद रखने का, ठीक है। ये तुम लोग कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा है जी, जिसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें समझना नहीं, इसमें हर चीज फिक्स है और तुम्हें केवल उसके अनुसार चलना है। जैसे जी अपचयन अभिक्रिया है, अब इस टाइप की अपचयन अभिक्रिया के लिए जी नर नष्ट समीकरण लिखा जाएगा निश्चित, ठीक है। तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि अपचयन अभिक्रिया के लिए ऐसा लिखा जाएगा। फिर धातु की सक्रियता इकाई ली जाती है तो एमएस की जगह बन रख दिया, तो इसमें एमएस की जगह बन रखेंगे, बाकी पूरा ज्यों का त्यों। दो चीजें हम बताई चुकी, log E की जगह एल एन लिख सकते हैं, प्लस की जगह माइनस लिख सकते हैं, तो जी ऊपर आ जाएगा, जी नीचे आ जाएगा, ठीक। तो जी आ गया। अब इसमें सबको बता दो log E बराबर 2.303 log 10 होता है, R का मान 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है, सार्वत्रिक गैस नियतांक है। T परमताप है, इसका मान 298 केल्विन है, 298 की। F फैराडे, एक फैराडे का मान 6,500 कूलम होता है। N त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जी बात जो N चल रहा है, त्याग या ग्रहण किए इलेक्ट्रॉन, ये सब के सब मान उठा करके इसमें रख दो। R का मान, T का मान, F का मान, log E का मान रख दिया सब यहाँ। रखने के बाद इन तीनों का गुणा करके 96,500 का भाग देंगे तो आएगा 0.0591 बटे N ज्यों का त्यों log 10। ये नर नष्ट समीकरण हो गया, ठीक है। नर नष्ट समीकरण की सहायता से हम किसी भी सेल की विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं, ईएमएफ निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका सूत्र क्या होता है, E0 सेल बराबर E कैथोड माइनस E एनोड, माने जो कैथोड पर क्रिया हो रही वो माइनस जो एनोड पर क्रिया हो रही। इसके थोड़ी एक दो सवाल वगैरह तुम लोगों को हम देंगे, उन सवालों के जरिए तुम लोग समझ सकते हो। तो जैसे अभी हमने जिंक में लगाया था नर नष्ट समीकरण, मान लो जिंक को कॉपर है, अगर डेनियर सेल में लगा रहे तो पहले जिंक में लगाएंगे, फिर कॉपर में लगाएंगे, तो एक अर्ध सेल वो बन जाएगा, दूसरा अर्ध सेल। जैसे अगर इसी को देखो, मान लो अगर जिंक में लगाई, मान के चलो तुमने जिंक, तो जिंक में लगाएंगे तो किस तरह से होगा, ई मान लो एक अपचयन अभिक्रिया है, Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स Zn सॉलिड, इसमें लगाया तुमने, तो Zn+2 अर्ध सेल Zn सॉलिड बराबर E0 Zn एक्वस और Zn सॉलिड प्लस 0.0591 बटे n log 10 और यहाँ पर Zn+2 एक्वस। ये मिल गया। अगर मान लो कॉपर में लगा रहे, अगर कॉपर वाली है Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर सॉलिड, तो ऐसी कॉपर में हो जाएगा E कॉपर एक्वस कॉपर सॉलिड अर्ध सेल की लाइन E0 कॉपर एक्वस कॉपर सॉलिड
प्लस 0.0591 बटे n। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जो 2 इलेक्ट्रॉन थे तो बटे में हम 2 लिख सकते हैं, इसकी बटे में 2 है तो 2 लिख सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, log 10 और Cu + 2 aqueous। ठीक है, ये होता है, ये लग गया दोनों में। अब सूत्र होता है क्या, E0 सेल बराबर, जो सूत्र होता है वो होता है E0 सेल बराबर, माने EMF निकालना है, हमें सेल का विद्युत भाग वाले या सेल का विभव निकालना है। तो सूत्र होता है E कैथोड माइनस E एनोड, E कैथोड माइनस E एनोड। अब उसके लिए तुम लोगों को बताया था कि विद्युत रासायनिक सेल में लोन याद रखना पड़ता है, LOA लोन। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन की क्रिया होगी, ये एनोड कहलाएगा, ठीक है, और नेगेटिव का काम करेगा। तो इसमें लिखा है कैथोड, तो जो उस तरफ क्रिया होगी, उस तरफ का जो अर्ध सेल है उसकी यहाँ लिख दो। जैसे मान लो डेनियल सेल है, तो डेनियल सेल का जो अपन लिखते हैं तो कॉपर उसमें किसका काम करता है, कैथोड का, और जिंक किसका काम करता है, एनोड का। तो डेनियल सेल का अगर मान के चलो लिखें तो कैथोड में क्या आ जाएगा, ये पूरा लिखा जाएगा यहाँ E0 Cu + 2 अर्ध सेल Cu प्लस 0.0591 बटे 2 log 10 और Cu + 2 aqueous माइनस। अब ये माइनस, अब E एनोड, एनोड का काम करता है जिंक, तो जिंक का जिंक मान रख दो इसमें, ठीक है। तो क्या रखेंगे, E0 E Zn + 2 अर्ध सेल Zn सॉलिड प्लस E0 Zn और Zn। अब इसमें सॉरी E0 लिखना पड़ेगा माइनस Zn + 2 Zn सॉलिड। अब माइनस का बड़ा होगा इसमें, तो माइनस 0.0591 बटे 2 log 10 और Zn + 2 aqueous। अब इसको हल कर दो। हल करने के लिए ये वाला और ये वाला कॉमन ले लो, ठीक है, बराबर बराबर इन दोनों को E0 Cu + 2 Cu माइनस E0 Zn + 2 Zn, इन्हें एक ब्रैकेट में लिख दिया, इसको और इसको, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दिया, और इसको और इसको, तो इन दोनों में से क्या आ जाएगा, इन दोनों में से एक तो कॉमन आ जाएगा, क्या, प्लस 0.0591 बटे 2, ठीक, log 10, ठीक है। अब जी है माइनस का, जी माइनस का है तो जी पहुंच जाएगा माइनस का लॉग के नियम के अनुसार नीचे, तो ऊपर आ जाएगा क्या, Cu + 2 और बटे Zn + 2। इस तरह से ऐसा आ जाएगा। अब सवालों में मान दिए रहते हैं, इनके मान दिए रहेंगे, इनके मान दिए रहेंगे, मान रख दो, हल कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी सेल में ऐसे लगाना पड़ता है नैनस समीकरण, कि जैसे जी एक अपचयन अभिक्रिया है तो हमने ऐसा नैनस समीकरण लगा दिया इसमें, जी एक अपचयन अभिक्रिया है तो इसमें जी लगा दिया ऐसा, जैसे डेनियल सेल का ही है जी, माने डेनियल। अब ये होता है सेल का विभव ज्ञात करने का EMF, तो E कैथोड माइनस E एनोड, माने कैथोड पर जो नैनस समीकरण, कैथोड पर जो क्रिया हुई उसके लिए नैनस समीकरण, माइनस एनोड पर जो हुई तो डेनियल सेल में कैथोड कॉपर होता है और एनोड जिंक होता है, तो हमने जी मान रख दिया, इन दोनों को एक साथ लिख दिया, इन दोनों में से जी कॉमन निकाल दिया, लॉग का जी माइनस वाला नीचे चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब इस अध्याय का एक लास्ट टॉपिक रहा और वो है संचारण, संचारी परिभाषा, उसको रोकने के उपाय, ये तो तुम लोग जानती हो,
बस इसमें थोड़ी नई चीज है, सिद्धांत, संक्षारण का सिद्धांत, जैसे जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत, ये तुम लोगों को लास्ट टॉपिक समझाएंगे और फिर ये पाठ समाप्त हो जाएगा। ठीक है।